नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक बड़े ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थलों के बारे में। जी दोस्तों, हम सभी ने प्रीवियस क्लास में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण पुरास्थलों की एक जो श्रृंखला है, एक तो जो सीरीज है, उसको स्टार्ट किया है, जिसमें दोस्तों हम सभी ने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण जो पुरास्थल हैं उनके बारे में दोस्तों डिस्कशन को स्टार्ट किया था। जिसमें दोस्तों हम लोगों ने जैसे महत्वपूर्ण पुरास्थल हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बड़ावली, इन सभी पुरास्थलों पे दोस्तों बड़े ही अच्छे से डिटेल में दोस्तों जानकारियां डिस्कस की थी। और आज के इस छोटे से सेगमेंट में दोस्तों हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरास्थलों की जो चर्चा है दोस्तों वो हम आप सभी के साथ करने वाले हैं। तो इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लें, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल, जिसका नाम है दोस्तों रोपण। आप सभी ने इस पुरास्थल का नाम जरूर सुना होगा। रोपण जो पुरास्थल है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है। अब ये रोपण पुरास्थल किस लिए प्रसिद्ध है? तो दो बड़े सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसके लिए पुरास्थल प्रसिद्ध है। पहला तो ध्यान रखिएगा कि ये जो ऐसा पुरास्थल है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता में हमें, जैसे आपने पढ़ा होगा, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा एक पुरास्थल का नाम बुर्जहोम और गुफकराल का याद होगा, जहां से नवपाषाण काल के संदर्भ में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के जो प्रमाण है वह देखने को मिल रहे थे। अब ऐसा ही प्रमाण, मतलब कि मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाए, इस प्रकार का जो प्रमाण है वो हमें कहां से मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के रोपण पुरास्थल से मिलता है। खैर, मैं इसके बारे में भी डिटेल डिस्कस करूंगा। अब ध्यान रखिए कि ये जो रोपण पुरास्थल है, वर्तमान समय में इसका जो आधुनिक नाम है इसे हम रूपनगर के रूप में जानते हैं। किस नाम से? जो रूपनगर है, इस नाम से पुरास्थल जाना जाता है। यदि हम पूछें कि ये जो पुरास्थल है वर्तमान में कहां पर स्थित है, तो यह पुरास्थल वर्तमान में भारत का जो पंजाब क्षेत्र है वहां पे सतलज नदी के तट पे, कौन से तट पे? बाएं तट पर स्थित जो रोपण पुरास्थल है उसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है। तो किस नदी के तट पे है? सतलज नदी के कहां पे? बाएं तट पर स्थित पुरास्थल है। जैसे हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पे है, वैसे ही पुरास्थलों कौन सी नदी के तट पर स्थित है इसका बेटे ध्यान में रखिएगा। खोज किसके द्वारा किया गया? तो यह खोज 1950 में जो ब्रिजवासी लाल हैं, बीबी लाल हैं, उनके द्वारा इस पुरास्थल की खोज की गई। और वहीं पे पता करें कि इसका उत्खनन किसने किया, तो इसका उत्खनन वाईडी शर्मा ने, जिनका पूरा नाम यज्ञदत्त शर्मा है, उनके द्वारा इस पुरास्थल का उत्खनन किया गया। तो खोज बीबी लाल ने और उत्खनन जो है यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। अब इसकी सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का न केवल बल्कि भारत का यह एक ऐसा पुरास्थल है जो भारत के स्वतंत्रता के पश्चात, आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, दिस इज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट दैट इज एक्सकेवेटेड। यह भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम ऐसा पुरास्थल बना जिसे कि उत्खनित किया गया। अब आप सभी जानते हैं कि इन 15 अगस्त 1947 हमारा जो भारत है वो स्वतंत्र हुआ। अब स्वतंत्र तो हुआ भारत, लेकिन इसको एक, इसमें थोड़ी सी जो दाग है वो मिली, और वो दाग मिली पाकिस्तान के रूप में। मतलब कि भारत का जो क्षेत्र है उसी भारत के क्षेत्र को काट के भारत के ही पुरास्थलों से एक नए देश को बना दिया गया जिसका नाम है पाकिस्तान। अब ये जो पाकिस्तान है बन जाने की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान बना तो उसके भौगोलिक क्षेत्रों का भी विभाजन हुआ। ध्यान रखिएगा, यहां से दो राष्ट्र का उद्भव हो रहा है। एक राष्ट्र तो पहले से मौजूद था जो कि क्या कहते हैं, सत्वर रहा है, वो आपका पहले से चला रहा है, जिसका नाम है भारत, जिसे आप अलग अलग नामों से भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया जो भी कह लें, अजनाभ वर्ष, जम्बू द्वीप जो भी कह लें, सबके नाम भारत जाना जाता है। अब इसी भारत की भौगोलिक सीमाओं से एक और पूरा जन्म होता है नापाक पाकिस्तान का। अब ये जो पाकिस्तान क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, इस पाकिस्तान क्षेत्र के निर्माण होने की वजह से
भारत के वो पुरास्थल जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण थे, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सुरकोटदा, ठीक है, सुतकांगेडोर, ऐसे सभी पुरास्थल जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे। अब वो पुरास्थल कहां चले गए? वो पुरास्थल जो है भौगोलिक परिवेश की वजह से, भौगोलिक सीमाओं की वजह से पाकिस्तान में चले गए। अब उस पे भारत का नियंत्रण नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट दैट इज रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस दे मूव टू द पाकिस्तान। वो कहां पर स्थापित हो गए? वो पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए, क्योंकि भौगोलिक सीमाओं में वो उनके अंतर्गत आने लगे। तब भारत के पास ये हुआ भैया कि भारत ने एक नए सिरे से जो है कि भारत के अंदर पुरास्थलों की खोज की कमी महसूस की। इसीलिए भारत ने जो है कि गांव गांव सर्वेक्षण की एक योजना शुरू की थी 1953 में। नाम याद रखो बेटे, गांव गांव सर्वेक्षण, ठीक है। मुझे शायद संभवतः अमलानंद घोष की कौन था, आप लोग एक बार क्लियर कर लीजिएगा। उनके समय काल में शुरुआत हुई परंपरा, और तब से भारत में एक बहार सी आ गई और भारत ने कई सारे पुरास्थल बैक टू बैक खोजे, और इस आधार पर जो है आप अब उसका आश्चर्यजनक परिणाम भी निकला। और ये आश्चर्यजनक परिणाम ये था बेटे कि अभी तक आपने जो देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरास्थल थे, जो कि सबसे अधिक मात्रा में सिंधु नदी के तट पे पाकिस्तान बलूचिस्तान वाला जो इलाका था वहां से पाए जा रहे थे, लेकिन जब यह भारत में खोज शुरू हुई तो इसका एक आश्चर्यजनक परिणाम निकला, और यह परिणाम था कि उनसे कहीं ज्यादा पुरास्थल, जो पुरास्थल अभी सिंधु नदी के तट पे प्राप्त हो रहे थे, उनसे कहीं ज्यादा पुरास्थल वो भारत में जो सरस्वती नदी है, जिसको हम घग्गर के नाम से भी जानते हैं, उसके किनारे से प्राप्त होते हैं। इसी वजह से जो पहले सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है, वर्तमान में इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस चीज को बेटे ध्यान में रखिएगा। ये पूरी कहानी बताने के पीछे यही कारण था, क्योंकि जब भारत में पुरास्थल पाकिस्तान चले गए तो भारत में पहला जो पुरास्थल था वह रोपण बना, जिसको कि भारत के स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार एक्सकेवेट करने का जो काम है वह किया गया था। अब यह पुरास्थल कई सारे मायनों में इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यह पुरास्थल ऐसा पुरास्थल है जहां से हमें मालिक के साथ साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है, और यह साक्ष्य कोई भारत में नया साक्ष्य नहीं है। भारत के ही कश्मीर में स्थित जो पुरास्थल हैं, बुर्जहोम इत्यादि, वहां से इस प्रकार का जो प्रमाण है बेटे वह देखने को मिला है, जहां से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। लेकिन यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज है, और अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कीजिएगा, कि भारत की यह परंपरा नहीं रही है कि मालिक मर जाए तो उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफनाए पड़े हैं। ठीक है, कि बेचारा मालिक मर गया, उसके जो कुत्ता है, उसका जो प्रिय पशु है, ले उसको भी दफना दिए। ऐसा कोई परंपरा भारत में, ये चीनी परंपरा रही है। जो चीन का नवपाषाण काल है उसमें आप देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसका जो प्रिय पशु होता था, चाहे वो कुत्ता हो या बाकी अन्य पशु हो, उनको भी दफना देता था। मतलब हम तो गए सनम, लेकिन तुमको भी हम ले डूबेंगे, वो वाली स्थिति है। तो मालिक तो मरा ही मरा, उसके जो प्रिय पशु है उसको भी दफनाया जाता था। और यह परंपरा चीनी नवपाषाण काल की विशेषता मानी जाती है, और उसी से प्रभावित होकर भारत के जो क्षेत्र हैं उसमें यह परंपरा हमें दिखाई देती है। और भारत के भी कई सारे पुरास्थल है जहां पे मालिक के साथ साथ अन्य पशुओं का भी जो दफनाए जाने का जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जो रोपण पुरास्थल बेटे वहां से देखने को मिला हुआ है। रोपण पुरास्थल से हमें हड़प्पा से लेकर मध्य युग तक, ठीक है, मेडिवल पीरियड तक का जो सांस्कृतिक चरणों की जो प्राप्ति है वह हमें देखने को मिलती है। मतलब ये ऐसा पुरास्थल है जहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता का तो प्रमाण मिला ही मिला है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन फेज से लेके जो मेडिवल पीरियड है, क्योंकि आप देखते हो कि हमारे हिस्ट्री 3 पार्ट में, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, जो मध्य युग है, वहां तक का प्रमाण इस पुरास्थल से हमें देखने को मिला है। और यहीं से हमें चर्ट का बना हुआ जो बटखरा है, चर्ट एक पत्थर का नाम है, उस चर्ट से बने हुए जो वेटेज है, जो पत्थर के बटखरा है, उसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस पुरास्थल से चंद्रगुप्त द्वितीय के जो स्वर्ण सिक्के के प्रमाण हैं वह भी देखने को मिलते हैं। आप सभी जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भाई साहब गुप्त काल के एक बड़े ही महत्वपूर्ण शासक हैं।
जिनकी उपाधि सबसे महत्वपूर्ण रूप से हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इन्होंने अपने शासनकाल में 8 प्रकार की बेटे जो स्वर्ण मुद्रा है उसको जारी किया था। तो उन्हीं में से एक मुद्रा जो है आपको वहां से देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो अगला जो पुरास्थल बेटे वह पुरास्थल है आपका राखी गढ़ी। तो अभी हम लोगों ने जो बात किया था वो बात किया था रोपण के ऊपर। अब जो हम बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं राखी गढ़ी के ऊपर। रोपण जैसे इंपॉर्टेंट है, राखी गढ़ी भी इंपॉर्टेंट है। राखी गढ़ी एक ऐसा पुरास्थल है जिसने भारत में ये जो आर्य को लेके आप देखते हो ना, अक्सर लोगों के बीच में विवाद रहता है। अक्सर चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे हिस्टोरियंस हो, चाहे आम जनता हो, उसमें ये एक विषय रहा है कि आर्य भारत के बाहर से आए थे कि आर्य भारत के ही लोग थे, भारत के ही मूल निवासी थे। ये हमेशा से एक डिबेट का विषय बना रहा और इस डिबेट का जो अंत है उसका अंत करने का प्रयास इसी सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल राखी गढ़ी से आंसर देने का प्रयास किया। किसने प्रयास किया? तो वह प्रयास किया प्रोफेसर बसंत सिंधे ने। किसने? प्रोफेसर बसंत सिंधे, जो कि दक्कन कॉलेज पुणे जो कि महाराष्ट्र में स्थित है उसके प्रोफेसर हैं। इसके पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं। इनके द्वारा यहां पर लगातार पिछले कुछ वर्षों से उत्खनन का काम किया जा रहा है और यहां से प्राप्त होने वाले जो मानव कंकाल है उनसे प्राप्त होने वाले डीएनए एनालिसिस के आधार पे इन्होंने ये स्थापित करने का प्रयास किया, इन्होंने ये प्रूफ करने का प्रयास किया है कि भारत में जो आर्य हैं ये भारत के बाहर से नहीं आए थे, ये भारत के ही लोग थे, भारत के ही मूल निवासी थे, जिन्होंने भारत में इस प्रकार की सभ्यता को जन्म दिया। तो इनके अनुसार भारत के जो आर्य थे वो भारत के मूल निवासी थे, जिनको वो खासकर जो द्रविड़ का क्षेत्र है, जो द्रविड़ियन लोग हैं, उनसे वो जोड़ने का, संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है, भारत का सबसे बड़ा पुरास्थल के रूप में से हम जानते हैं। कहां पर स्थित है बेटे? तो यह पुरास्थल हरियाणा का जो जिंद जिला है वहां पर स्थित सरस्वती नदी के तट पे, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। खोज किसके द्वारा किया गया? तो इसकी खोज 1969 में सूरजभान के द्वारा किया गया। वहीं पे यदि मैं उत्खनन की बात करता हूं तो यह पुरास्थल 1997 में यहां पे अमरेंद्रनाथ के द्वारा उत्खनन की प्रारंभ किया गया। लेकिन वर्तमान समय में जो दक्कन कॉलेज के कुलपति या फिर पूर्व कुलपति डॉक्टर बसंत सिंधे के नेतृत्व में जो है यहां पे उत्खनन का जो कार्य है वह चल रहा है। विशेषता क्या है बेटी इसकी? तो यह पुरास्थल ऐसा है जहां से प्राप्त मुहरों पे कुछ भी उत्कीर्ण नहीं है, जबकि मृदभांडों पे भित्तीय अभिलेख, ठीक है, पोट्री विथ ग्राफिटी जो है खुदे हुए देखने को मिलते हैं। अब दो चीजें हैं बेटे। पहला, आप सभी जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहरें हैं ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रमाण देती, मतलब कैसे महत्वपूर्ण प्रमाण देती? सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी महत्वपूर्ण लिखित साक्ष्य मिले हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है वो ये मुहरें रही हैं, क्योंकि इन मुहरों के ऊपर में सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न प्रकार के जो लेख हैं, विभिन्न प्रकार के जो चित्रांकन हैं, जो सिंबल्स हैं वह देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पे जो मुहरें हैं इन मुहरों पे कुछ भी उत्कीर्ण इनग्रेव्ड नहीं मिलता, पहली चीज। दूसरा, यहां से जो मृदभांड मिले हुए हैं, यहां से जो मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, उन मिट्टी के बर्तनों के ऊपर हमें क्या मिलता है? भित्ति अभिलेख का प्रमाण मिलता है, जो कि यहां की मिट्टी की बर्तनों की अपनी एक विशेषता है। दूसरा, यह पुरास्थल भारत में स्थित सबसे बड़े हड़प्पन पुरास्थल के रूप में, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े पुरास्थल के रूप में जाना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा पुरास्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के तीनों कालों को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय पिछले भी वीडियो में बताया था कि बेटे जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये 3 कालों में विभाजित होती हुई दिखाई देती है। पहला जिसको आप लोग काल कहते हो बेटे वो आपका प्राक हड़प्पा का काल है। दूसरा जो काल है बेटे वो विकसित हड़प्पा का काल है। और जो तीसरा काल दोस्तों वो आपका उत्तर या फिर अंत हड़प्पा का काल है। तो ये जो काल है वहां से तीनों कालों का, प्राक, विकसित और उत्तर हड़प्पा, तीनों कालों के जो अवशेष है दोस्तों वो हमें यहां से राखी गढ़ी पुरास्थल से जो है बेटे देखने को मिलता है। ठीक है,
इसके अलावा यदि मैं बात करूं यहां पे राखी गढ़ी से जो है कि पत्थर को गर्म करने के लिए भट्ठियों के प्रमाण, ईंटों से बने हुए कुओं के प्रमाण, बिना लेख की मुहर के प्रमाण, चिन्हों के साथ मृदभांडों के प्रमाण, टेराकोटा के बने हुए पहियों के प्रमाण, छकड़ा गाड़ी के प्रमाण, झुंझुना जो कि खिलौना है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा छोटे से बच्चे झुंझुना बजाते हैं, वो हड्डी से बनी हुई सुई के प्रमाण, बच्चों के द्वारा जो पिट्ठू के खेल का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो भी हमें यहीं से देखने को मिलता है। अब ये एक ऐसा पुरास्थल है जहां से उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक गली और साथ ही साथ टी के आकार की एक यज्ञ वेदी का जो प्रमाण है वो हमें यहां से देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या प्रमाण मिला है, यहां से हमें मनके के बनाने की कार्यशाला भी मिली हुई है, जैसे आपको चनहूदड़ों में मिली हुई थी। चनहूदड़ों में बृहद स्तर पर मिलती है, यहां पे छोटे स्तर पर मिलती है। और इस जिसमें जो है कि 3000 अर्ध निर्मित मनकों के साथ उनको चिकना करने वाले जो घर्षण पत्थर हैं, जिनसे कि घिस कर इन मनकों को चिकना किया जाए, पॉलिशिंग किया जाए, स्मूथिंग की जाए, उस प्रकार के पत्थरों का भी जो प्रमाण है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। यहीं से वुडन कॉफिन का भी प्रमाण मिला है। लकड़ी का जो ताबूत है, आप अक्सर देखते होंगे मूवीज वगैरह में, जब कोई व्यक्ति मर जाता है क्रिश्चियन धर्म में खासकर, उसको तो क्या करते हैं, लकड़ी के ताबूत में भरकर फिर उसको दफनाए जाने का जो प्रमाण है वो देखने को मिलता है। तो उस प्रकार का जो लकड़ी का ताबूत है वो भी यहां से मिलता है। यहां से नक्काशी की जो कार्यशाला है, लैपिड्री वर्कशॉप है, उसका प्रमाण मिलता है। हाथी दांत और हस्त निर्मित वस्तुएं, हाथी दांत को बेटे इंग्लिश में कहते हैं आइवरी, और हस्त मतलब कि बोन से बनी हुई, हड्डी से बनी हुई वस्तुओं का जो प्रमाण है वो भी हमें इस राखी गढ़ी पुरास्थल से देखने को मिलता है। इसकी पुष्टि कहां से होती है कि भैया यहां पे हड्डी से निर्मित या फिर हाथी दांत से बनी हुई वस्तुओं के प्रमाण मिलते हैं, तो इसकी पुष्टि हमें 12 सिंघा के जो सिंह हैं, हिरण का एक प्रकार है 12 सिंघा, आप सभी जानते होंगे, तो उसके सिंह से और हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा हाल ही में इस पुरास्थल से जो है हमें कि एक युग्म शवाधान का कपल्स ग्रेव का जो प्रमाण है वह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज के इस सेशन में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 बड़े महत्वपूर्ण पुरास्थल, जिसको कि हम लोगों ने यहां पे जानकारी लेने का प्रयास किया, पहला रोपण और दूसरा राखी गढ़ी, दोनों को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जब नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरास्थल बचे हुए हैं, जिनको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ साझा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।